तो ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया। और इसके अलावा भी जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के नए सीएम बने हैं, उन्होंने, चलिए फिलहाल विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, फिलहाल कौन कौन पहुंच चुका है और किन किन मायनों में मीटिंग खास रहने वाली है, विस्तृत जानकारी जरा दर्शकों को देते हैं। देखिए, बिल्कुल कोर कमेटी की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में, चूँकि सीएमआर ओटीएस से रवाना हो गए और चूँकि अब वो उन्होंने अपना जो प्रोटोकॉल है वो कम कर दिया, जनता के लिए वो लाल बत्ती पर रुक रहे हैं, लिहाजा समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उनके आते ही कोर कमेटी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा है कि तमाम कौन कौन नेता पहुँच चुके हैं, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुँच चुके हैं, प्रेमचंद बैरवा पहुँच चुके हैं, इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं, सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं। ये तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और बाकी नेता जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है, एक विराट लक्ष्य के साथ जो पार्टी आगे बढ़ रही है, और उससे पहले जब हमारी कुछ नेताओं से मीडिया से बात हुई थी, शेखावत ने, गजेंद्र सिंह शेखावत से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये तय मानिए एक बार फिर राजस्थान में हैट्रिक लगने जा रही है, यानी 25 की 25 सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही तमाम जो नेता जिन्होंने हमने मीडिया ने बात की, उनका एक ही कहना है कि किस तरह इस विराट लक्ष्य को हासिल किया जाए, इसके लिए तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में जो मंत्र मोदी ने और अमित शाह ने दिया, उसको अब लेकर कार्यकर्ता निकल गया है मिशन पर। इसी कोर कमेटी में ये तय होगा कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह का रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि पार्टी एक और अपने कोर मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो, चाहे वो ऐतिहासिक काम जो पार्टी उनको लैंडमार्क मानती है, धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर का भव्य निर्माण की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, वो तमाम काम जिससे ये माना जाता है कि देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, उन मुद्दों को लेकर कैसे चले। और सबसे बड़ा जो फोकस है वो ये है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार ने जनता के लिए बनाई है, उनका लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उन तमाम लाभार्थियों से संवाद किया जाए। इसके अलग अलग कैटेगरी तय की गई हैं, संगठन पर अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें, मल्टीपल योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को साधने के लिए महिला मोर्चा की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान, जिसमें कम से कम 50 लाख महिलाओं को साधा जाएगा, यानी उनसे संपर्क किया जाएगा। और 50 लाख महिलाओं से संपर्क किया जाए तो उनके परिवारों से संपर्क किया जाएगा। ये अलग अभियान चल रहा है। इसके साथ ही किसान जो लाभान्वित हुए पीएम किसान निधि योजना से, उन किसानों से अलग संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नव मतदाताओं को जोड़ने के लिए पार्टी ने अलग से अभियान चलाया हुआ है। किसानों को जोड़ा जा रहा है, नव मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, लाभान्वित महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है। और अभी हाल में देखा होगा किस तरह गाँव में प्रवास के जरिए अपनी जड़ें मजबूत करने का पार्टी ने एक अभियान चलाया है। जिस पार्टी को कभी शहरों की पार्टी कहा जाता था, आज गांव में जिस तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे पार्टी मजबूत हो, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि न केवल हैट्रिक लगानी है, बल्कि 2014 के बाद 2019 के अंतर को, जीत के अंतर को कैसे अधिक किया जाए। बहुत अंतर उस समय देखने को मिला था, आपने देखा हो केवल 2 सीट को छोड़ दीजिए, अधिकतर सीटों में अंतर 2.5 लाख के पार था। यानी कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर 370 वोट पिछले चुनाव से अधिक आपको डलवाने हैं, यानी कि पार्टी के पक्ष में डलवाने हैं, तभी कहीं ना कहीं अंतर अधिक होगा। और पार्टी उन तमाम सीटों के लिए जो सीटें पार्टी टफ मानकर चल रही है, करीब 7 सीटें ऐसी तय की हैं, जिनमें दौसा की है, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, इधर अलवर, इधर कुछ शेखावाटी में। इन सीटों के लिए अलग से रणनीति तैयार की जा रही है कि इन पर कैसे फोकस किया जाए। मुद्दों के साथ साथ हर लोकसभा का फीडबैक लिया जा रहा है, सांसद का फीडबैक लिया जा रहा है। और अब तय मानिए कि आने वाले दिनों में करीब 17 से 18 टिकटें इस बार बदलने वाली हैं राजस्थान में, क्योंकि पार्टी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि मोदी ने एक बात साफ कर दिया कि ये चुनाव केवल और केवल कमल के निशान पर लड़ाया जाएगा। हलचलें बढ़ गई हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन दिनेश कहूँगा जरा कैमरा उधर फोकस करें। कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, हम रूबरू रहेंगे दर्शकों से, लेकिन शायद में ये तस्वीरें देखिए, सीधे तस्वीरें सच में आप देख सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो आज बिना ट्रैफिक कॉर्केट के आए, यानी कि बिना नियमों के सामान्य नियम की तरह पालन करने आए हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा सीधे पहुंच चुके हैं। सर, बिना सामान्य व्यक्ति की तरह आए सर, पालन किया आपने नियमों का? जी हाँ, और ये सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार किस तरह अब जो कुछ ही देर में कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ
जो पार्टी के कोर मुद्दे हैं, जो कोर फोकस कैसे किया जाए उन पर चर्चा। फिलहाल मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों देखें, सीपी जोशी पहुंच गए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का पार्टी कार्यालय में स्वागत किया जा रहा है। मुकेश दादी साहब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि पार्टी की तरफ से ये भी मीडिया को अवगत कराया गया है कि आपको विजुअल कराए जाएंगे, तो उस समय हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको आनंद शर्मा भी तस्वीरों में नजर आए होंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए। ये भजन लाल शर्मा हाथ हिलाकर सीधे हाथ हिला रहे और फिलहाल तस्वीरों हमने कोशिश भी की थी बात करने की कि वो जिस तरह आज उन्होंने नई पहल की है कि तमाम नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए अपने आगे मीटों में आएंगे। कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो लाल बत्ती का पालन करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। आज उसी रूप में सामने आए हैं। फिलहाल सीएम भजन लाल शर्मा अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर में ये कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैं कह रहा था, वो तमाम वो मुद्दे जो लोकसभा के रण को फतेह करने के लिए चाहिए, तमाम वो प्रयास जो इस विराट लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहिए, उन पर पार्टी काम कर रही है। हर वर्ग को साधने की कवायद हो रही है, हर सीट पर रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले क्लस्टर की नीति बनाई गई थी, मैंने जैसा आपको बताया था। उससे पहले जो 3 लोकसभा क्षेत्रों को एक क्लस्टर तैयार किया गया है, 8 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 7 क्लस्टर में एक में 3 लोकसभा क्षेत्र है। एक जो अजमेर का क्लस्टर है उसमें 8 लोकसभा क्षेत्र, मतलब 8वें क्लस्टर में 4 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया है। तो हर वर्ग को साधने की कवायद है, हर लोकसभा को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, सीट वार फीडबैक लिया जा रहा है, समस्याओं को देखा जा रहा है, मुद्दों को देखा जा रहा है, मांगों को देखा जा रहा है और उस फीडबैक के आधार पर पार्टी आने वाले कल की रणनीति तैयार कर रही है। और आने वाले कल में आप ये भी देखेंगे किस तरह दिग्गज नेताओं के दौरे मर्दरा की धरा पर देखने को मिलेंगे। उसको लेकर भी माइनॉरिटी तैयारी हो रही है, कहाँ किस नेता का अधिक प्रभाव हो सकता है, उस नेता के दौरे उस स्थान पर तय किए जा रहे हैं। क्लस्टरवार बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे तय किए गए। लोकसभा पर थोड़े उनसे कम नीचे वाले जो नेता है उनके दौरे तय किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर तमाम नेता इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं, यानी कि पार्टी के कार्यकर्ता को पूरी तरह से मोटिवेट करके इस चुनावी फतेह के रण को हासिल करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता योद्धा की भूमिका में होता है उसको वापस पार्टी तैयार कर रही है, मोटिवेट कर रही है। मुद्दों के साथ पार्टी उतरेगी, राम लहर के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी, अपने तमाम उपलब्धियों के साथ मैदान में उतरेगी और विराट लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी का गांव चलो अभियान जो है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब तक सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन किस तरीके से हो रही है इसका फीडबैक सिर्फ जनप्रतिनिधियों से लिया जाता था या फिर जो अधिकारी वहां पर हैं उनसे लिया जाता था। लेकिन इस बार खुद प्रदेश के मुखिया, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स गाँव में निकले हैं, लोगों के साथ वक्त बिताया है, उनसे कनेक्ट हुए हैं, उनसे बातचीत की है। तो उसके बाद जो फीडबैक निकलकर सामने आता है, कहीं ना कहीं धरातल पर जो तस्वीरें हैं उनको लेकर फिर किस तरीके से पूरा रूपरेखा तैयार करनी है, ये बात यहाँ पर सबसे अहम मुझे लगता है। देखिए, मैंने से इसको समझना होगा। अब देखिए, पार्टी ने जैसे अपना जनाधार बढ़ाया, कभी जिस पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था, आज हम तमाम चुनावों के नतीजे देख रहे हैं कि किस तरह गांव में पार्टी ने जनाधार बढ़ाया है। लेकिन आपने एक बात कही, फीडबैक लेना। आप देखिए, हम अगर मान लो मध्य कड़ी के माध्यम से फीडबैक लेंगे तो क्या गारंटी है वो सही मायनों में हमारे पास पहुंच जाएगा। आज एक गांव का फीडबैक अगर चंद लोग देंगे तो क्या पता है कि वो सही मायनों में बता पा रहे हैं। और यही बताए, मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ाद भारत में आज भी ग्रामीण भारत उन सपनों के लिए तरस रहा है जो बहुत पहले पूरे हो जाने चाहिए थे। चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, उन्नत सड़कों की बात हो, शिक्षा प्रणाली की बात हो। आप देखिए मनीषा, अगर हम गाँव में चिकित्सा व्यवस्थाएं दे दें, अच्छे स्कूल दे दें, अच्छी सड़कें दे दें, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दें, तो क्या गाँव से शहरों में पलायन होगा? नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज अगर गांव से शहरों में पलायन हो रहा है तो उसके पीछे यही वजह है कि अच्छे चिकित्सालयों का अभाव आज भी है, शिक्षा का अभाव आज भी है, उन्नत सड़कें आज भी इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो ये तस्वीर पूरी करनी है, क्योंकि आप ये तय मानिए कि अगर मान लो विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो बिना ग्रामीण उत्थान के तो संभव है नहीं। जब तक गांव को विकास नहीं करेंगे, गरीब का विकास नहीं करेंगे, मजदूर का विकास नहीं करेंगे, महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, किसान को सम्मान और सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम विकसित भारत के सपने को कैसे साकार कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है, यही बात है। इसीलिए मोदी बार बार कहते हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, किसान है, युवा है, महिला है, मजदूर है। इन पर फोकस करेंगे तो हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। और ये तभी संभव होगा। आपने कहा मनीषा, गांव का फीडबैक वो बहुत मायने रखता है। जब एक नेता गांव में रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो उनके पास वो फीडबैक आता है जो अधिकारियों के जरिए नहीं पहुंच सकता आपके पास। वो आपके उन लोगों के जरिए भी नहीं पहुंच सकता जो चंद लोग गाँव का फीडबैक देते हैं।
फीडबैक जब पहुंचता है, आप रात्रि विश्राम करते हैं, आपको पता लगता है कि लाइट कितनी देर आती है। आपको अगर उस दौरान कोई मरीज देखता है, क्या चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, आपको पता लगता है। आप पहुंचते हैं तो सड़कों की दशा का पता लगता है, स्वच्छता का पता लगता है। ये तमाम चीज़ें जब होती हैं, चूँकि आप रुके हो गाँव में, फीडबैक निकल कर आता है। और मैं कह रहा हूँ अभी और ज़रूरत है ऐसे अभियानों की, मनीषा, और जरूरत है। गांव-गांव में रुके नेता, मैं तो करूँ कंपलसरी कर दिया जाए, स्थानीय स्तर से लेकर बड़े टॉप लीडर लगातार गांव में अभियान चलता रहे। अगर गांव की तस्वीर को वाकई हमें बदलना है, अगर हम 2047 के विकसित लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, भारत को वाकई विकसित लक्ष्य भारत बनाना है, तो आप तय मानिए इस अभियान को और बढ़ाइए। गाँव में नेताओं को और रुकना होगा, जमीनी धरातल पर जाना होगा, उन समस्याओं को देखना होगा कि वाकई ग्रामीण भारत अभी किन समस्याओं से जूझ रहा है और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस अभियान का फर्क पड़ेगा यूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया। जिस पार्टी को भी शहरों की पार्टी माना जाता था, आज वो गांव की पार्टी बनकर गांव की, गरीब की सुध ले रही है। जी। बिल्कुल लाल सिंह, ये भी बताएं कि देखिए कार्यकर्ताओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, उन्हें मंत्र दिए जा रहे हैं। प्रदेश के जिलों के दौरे पर जब चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ पर जनसुनवाई होती है, कार्यकर्ताओं से अलग से मीटिंग होती है। यहाँ पर क्योंकि उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं या फिर किस तरीके से लोगों तक चीज़ें पहुँचानी है, ये कार्यकर्ता का काम होता है, बेसिक काम होता है, और वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके के मंत्र दिए जाएंगे, किस तरीके का कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिलेगा कि आगे इन मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, ये पूरी हमारी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए मैंने पहले आपको कहा था कि कार्यकर्ता हमेशा केंद्र में रहता है। जब तक कार्यकर्ता केंद्र में रहेगा और कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं से मिलकर लाभार्थियों तक पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से जो योजना है उसका फायदा जनता को मिलेगा। आप देखिए, हम सरकारी मशीनरी के दम पर केवल उन सपनों को साकार नहीं कर सकते। जैसा कि मोदी कहते हैं कि आपके सपने मेरा संकल्प है, लेकिन वो संकल्प कब पूरा होगा? जब वो योजना जिस व्यक्ति के लिए बनाई गई है, जिस गरीब के लिए बनाई गई है, जिस किसान के लिए बनाई गई है, जिस महिला के लिए बनाई गई है, क्या वाकई वो वहाँ तक पहुँच रही है? कागजों में दम तो नहीं तोड़ रही है, भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ रही है, नौकरशाही की भेंट तो नहीं चढ़ रही है। वो कब संभव होगा? जब एक एक योजना को लेकर सरकारी तंत्र के साथ साथ आपका कार्यकर्ता जुड़ेगा। कार्यकर्ता जाकर वहाँ से फीडबैक लेगा। जैसा कि मैंने पहले भी, जब मनीषा दर्शकों से हम रूबरू हो रहे थे, तो मैंने जिक्र किया था कि 50 लाख महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है। किन महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है? जो केंद्र सरकार की मल्टीपल योजनाओं से लाभान्वित है। तो जब आप महिलाओं से संपर्क करोगे, लाभार्थी महिलाओं से मिलोगे, तो पता लगेगा वो किन किन योजनाओं से लाभान्वित है, किस तरह उनको लाभ मिला है, किस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा है, क्या सही समय पर उनको लाभ मिल गया, या फिर सरकारी तंत्र के चक्कर में उनको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। अगर ऐसा है तो उसको और कैसे रोका जाए, क्योंकि जब उस व्यक्ति का हक है। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। अगर मेरे लिए कोई सरकार ने योजना बनाई है तो वो मेरा हक है और वो मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए राइट टू फाइट करना। चलिए लाल सिंह, जानकारी लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।